नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। यूपी के हाथरस की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। सियासत का खेल खुलकर खेला जा रहा है और जब जब देश में ऐसे जघन्य अपराध होते हैं पूरे देश का खून खोलने लगता है। 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड ने देशवासियों की रूह को झकझोर कर रख दिया था। ऐसी घटनाएं बहुत बड़ा सियासी उथल पुथल की वजह कई बार बनी है। वही बात करें वर्तमान की तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही कई राज्यों के विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाला है, जिनमें यूपी की 7 विधानसभा सीटों के साथ साथ हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। हरियाणा की बड़ौदा सीट के लिए सभी दलों की तरफ से कमर कसी जा चुकी है। हरियाणा की सियासत में बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सत्ता पक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, यह तय करने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी जेजेपी में से किस पार्टी के प्रत्याशी को सियासी दंगल में उतारा जाएगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव नाक का सवाल है, क्योंकि इस सीट पर लगातार 3 बार कांग्रेस का हाथ दम दिखाता रहा है। इतिहास के झरोखे में कभी खुशियों का प्रतीक रही बड़ौदा सीट इनेलो के वर्तमान के मंसूबों पर कितनी खरी उतरेगी, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। बड़ौदा सीट के लिए टकटकी लगाए बैठे टिकट के दावेदारों की भी लंबी फहरिस्त है, लेकिन बड़ौदा के दंगल के सियासी पहलवान कौन होंगे, इसका इंतजार अभी बाकी है। बड़ौदा सीट के उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद हरियाणा की राजनीतिक दलों की क्या रणनीति बन रही है, यह जानने की कोशिश करेंगे आज, और ये चर्चा करेंगे कि बड़ौदा की बाजी की जो ताजी सियासत इस वक्त क्या चल रही है, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, और इस वक्त जो समीकरण बन रहे हैं उनको लेकर राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले परिचय आपसे करवा देता हूं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अजय सिंगला है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, हुकुम सिंह भाटी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, दीप कमल सहारन प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से, और राणा ओबेरॉय वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले भाटी साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बैठकों का दौर चल रहा है और ये कोशिश है कि किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। कहीं ना कहीं ये बड़ौदा की जनता भी देख रही है सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि किस प्रत्याशी को टिकट दी जाती है। उसी के बाद समीकरण बनने शुरू होंगे, बिगड़ने भी शुरू होंगे। क्या तैयारियां सर आपकी? शमशेर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सहयोगी जेजेपी के स्तर पर बातचीत का दौर जारी है और बहुत जल्दी प्रत्याशी हम डिक्लेयर करेंगे। और देखिए, ये चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं मुझे संशय नजर नहीं आता, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा एक कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 5 साल में और अब जेजेपी के साथ लगभग पिछले जो 1 साल पूरा होने वाला है, वो उसमें जो किए गए कार्य हैं उसके आधार पर हम लोग इस रण क्षेत्र में उतरने वाले हैं। और निश्चित तौर पर बड़ौदा की जो सीट है वो सरकार के साथ रहेगी, क्योंकि क्षेत्र को जिस तरह से कांग्रेस के विधायक यहाँ पहले रहे और उससे पहले इनेलो के विधायक रहे, तो क्षेत्र के लिए जो काम जनप्रतिनिधियों ने इन्होंने करने थे वो नहीं कर पाए। आज जनता टकटकी लगाकर सरकार की तरफ देख रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन इस सीट को जीतेगा। दीप कमल सहारन जी, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी यहां से वजह होगा, ये बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार को लेकर अभी संशय बरकरार है। जनता के मन में भी सवाल है कि कब कौन सी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आए। जननायक जनता पार्टी को क्या उम्मीदें हैं गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर? क्या जेजेपी की कोई प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है या बीजेपी का होगा? इसको लेकर कुछ सहमति बन पाई है क्या? देखिए शमशेर, अभी 3 दिन पहले ही ये चुनाव घोषित हुआ है और तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी वहाँ ग्राउंड पर पिछले लगभग 2 महीने से आप देख रहे हैं कि हो रही है। जब से कोरोना काल के बाद अनलॉक शुरू हुआ था और धीरे धीरे ऐसी मूवमेंट अलाउड हुई थी, उसके बाद से लगातार लोगों से संपर्क वहाँ चल रहा है और अभी 16 तारीख तक नॉमिनेशन होने हैं। जब जैसे ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया नजदीक आएगी और कैंपेन का असली वक्त आएगा, तब दोनों दलों के नेता एक जो ऐसा उम्मीदवार है, चाहे वो जेजेपी की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, लेकिन ऐसा उम्मीदवार उतारेंगे जो वहां पर जीत
पक्की करेगा और बड़ौदा के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी दिलाएगा, ताकि वो बड़ौदा जो पिछले 15 साल से, जिनमें से 10 साल सरकार में होते हुए और 10 साल सरकार से बाहर होते हुए किसी न किसी तरीके से विकास की रफ्तार से बिल्कुल अछूता रहा है, जिसकी अनदेखी हुई है, उसको वापस से हम याद करें। और क्योंकि वो बिल्कुल हरियाणा के सेंटर में है, आप अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो बिल्कुल मध्य में पड़ता है, वहां पर इस तरीके का अंधेर रहना वो पूरे हरियाणा के लिए ही एक चिंता की बात है और अफसोस की बात है। हमारी कोशिश है कि ऐसा उम्मीदवार उतारे वहां पर जो जीत कर आए, सरकार में शामिल हो और बहुत तेजी से, पिछले 5-6 सालों में विकास हुआ कुछ, दीप कमल जी? पिछले 5-6 सालों में विकास हुआ या फिर नहीं हुआ? देखिए, पिछले 5 सालों में जितने विकास के कार्य हुए हैं वो वहां पर लोगों के बीच में रखे जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में भी कई सारी ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिनमें, और मुझे खुद ये व्यक्तिगत तौर पर जानकर बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कोई कॉलेज नहीं था और 2 सरकारी कॉलेज वहां पर घोषित हुए हैं। एक शायद कोई प्राइवेट कॉलेज वहां पर एक बुडाना में चलता था, बाकी उसके अलावा कोई कॉलेज वहां पर नहीं था पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और जो सड़कें हैं, 2 ऐसे हाईवे हैं जो कि एक जम्मू कटरा से चलेगा और दूसरा एक अलग 6 लेन हाईवे है जो इस क्षेत्र को छूते हुए निकलेंगे, तो उससे भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। और जो ग्रामीण विकास के कार्य हैं वो भी मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में वहां पर तेजी से हुए हैं। लेकिन कमल जी, पिछले 1.5-2 महीने से आप लोग भी सक्रिय हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया था। क्या चीजें नजर आई आपको वहां पर? क्या चाहते हैं लोग? लोग ये चाहते हैं कि जो एक ग्रामीण इलाके का जो लेवल है, जो ऐसा है कि जहां पर सिर्फ गांव हैं और खेत हैं और कोई उद्योग नहीं है, कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जहां पर स्वरोजगार की कोई साधन हो, बड़े बैंक, बड़ी कोई ऐसी चीजें जिससे लोग कोई टेक्नोलॉजी वाइज कुछ चीजें ले सकें, उन सब चीजों से अछूता है। कुछ लोग अपनी बपोती मानते रहे और एक जिला, 2 जिला, 3 जिला ऐसा कहकर पूरे जिले के लोगों को अपने साथ जोड़े रखा, लेकिन विकास या सरकार का जो खजाना है वो खर्च चुनिंदा जगहों पर ही किया। ये उन लोगों के आंकलन का विषय है और मैं तो चाहता हूं कि एक एक विधानसभा सीट पर ऐसा आंकलन हो जैसे जींद उपचुनाव के वक्त हुआ कि किस सरकार ने वहां कितना काम करवाया है। वैसा ही बड़ौदा के लोगों के पास अवसर है, वो पूछें, जब वोट मांगने आए उनसे, चाहे किसी भी दल के नेता हैं, उनसे पूछे वो कि आप जितने टाइम तक आप सरकार रही है आपने क्या दिया है बड़ौदा को। ये सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। सिंगला साहब, क्या तैयारी आप लोगों की? प्रत्याशी को लेकर क्या कहना है? क्योंकि इस वक्त जो नजरें सबकी कैंडिडेट पर हैं, चाहे गठबंधन का प्रत्याशी हो, कांग्रेस पार्टी का हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हो, सबकी निगाहें इस बात पर तो हैं कि उम्मीदवार कब तक मैदान में आएंगे। हालांकि इस बात को लेकर लोगों को जरूर लगता है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब उम्मीदवार जल्दी तय कर दिए जाते हैं तो बहुत से समीकरण बिगड़ जाते हैं। क्या तैयारियां? अगर आप लोगों को लगता है हम जीतेंगे, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीत हमारी है, सीट हमारी है, तो फिर आप लोग तो बहुत जल्दी उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे। शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं जो हाथरस में एक अमानवीय घटना हुई है उसमें परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और आज जो इस घमंडी सरकार ने, पापी सरकार ने, भाजपा की, योगी जी, मोदी सरकार ने जो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के ऊपर लाठीचार्ज करने की कोशिश की, उनको धक्का देकर गिराया, उनको चोट लगी, प्रियंका जी को अरेस्ट किया, राहुल जी को अरेस्ट किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया, मैं उसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। पाप का घड़ा भर चुका है, घमंड का घड़ा भर चुका है। रही बात बड़ौदा उपचुनाव की, ये हमारी परंपरागत सीट है, हम जीतेंगे। और जो ये हाथरस की घटना है, जो ये 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ आए हैं, ये एक कील, कफन के ऊपर कील का काम करेगी। आप पूछिए इनसे, ये अभी हमारे आदरणीय नीलकमल जी बता रहे थे कि 16 साल से वहां पर कोई विकास नहीं हुआ। अरे 6 साल से तो आपकी सरकार है, यानी कि आप कह रहे हैं कि हरियाणा में आपने कोई विकास नहीं किया भाजपा ने। 1 साल से आप उनके साथ जुड़े हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, ये स्पष्ट बता दें कि इनको वोट क्यों दे? किसानों पर अत्याचार के लिए, उन पर लाठीचार्ज के लिए, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के लिए 33% बेरोजगारी हो गई है, कर्मचारियों पर अत्याचार के लिए, आड़ती मजदूर व्यापारियों पर चढ़ चारों ओर हाहाकार है। और आप कह रहे हैं आप जीते पड़े हैं। आपको तो नेताओं को गांव में बढ़ने नहीं दिया जा रहा। 1 साल में मोह भंग हो गया। और जो आप यमुना पार वाली बात कर रहे थे वो जल्दी होने वाली है बड़ौदा उपचुनाव के बाद। ये जो अल्पमत की सरकार को आपने समर्थन दिया,
लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध, लोगों की वोटों के विरुद्ध, एक मतदान के विरुद्ध जो ये सरकार बनी है, इसका बहुत जल्द जवाब बड़ौदा के लोग देने वाले हैं। और ये सरकार अपने बोझ से गिरने वाली है। भ्रष्टाचार के लिए आपको दे क्या वोट? एक सीरीज भ्रष्टाचार की है शमशेर जी, सीरीज, और जिसमें जजपा, मैं कहना चाहता हूं जजपा, एक कितने बड़े बड़े कागज दुष्यंत जी दिया करते थे पिछली सरकार को, किसके विरुद्ध? कभी अनिल विज जी के विरुद्ध। ठीक है, मैंने इसलिए पूछा सिंगला साहब, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ से, आपको ऐसा लगता है सिंगला साहब कि आपकी यहाँ पे जीत पक्की है, तो सबसे ज्यादा तो खत्म हो गया क्या? ठीक है सिंगला साहब, आपने कई सारी बातें कही है, से वोट मांगेंगे हरियाणा की जनता से? जवाब लेंगे सर, चलेंगे, लेकिन आप लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर निश्चित तौर पर जीतेंगे, तो प्रत्याशी का ऐलान कब तक हो जाएगा? सबसे पहले तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में आना चाहिए। कांग्रेस पूरी तैयारी में, पूरे विश्वास में, और आपने देखा सेंट्रल लेवल पे मीटिंग हो चुकी है, जल्द प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हम लोग मतलब ये सरकार के विरुद्ध वोट पड़ने वाली है, वोट पड़ने सरकार के विरुद्ध एक साल के अंदर जो सरकार से मोह भंग हो चुका है हरियाणा की जनता के, उसके खिलाफ वोट पड़ने वाली। राणा साहब, सभी बड़ी पार्टियों को आपने सुना, और हम बात आज ये कर रहे हैं कि प्रत्याशी कौन होगा और अहम चीजें कौन सी इस चुनाव पर असर डाल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ आरोप लगाए गए हैं और ऐसी चीजें चुनाव पर असर करती हैं, लेकिन वो किसके पक्ष में जाएगा, किसके विपक्ष में जाएगा, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो सीट है, इसमें उम्मीदवारों की जो कोशिश है पार्टियों की तरफ से दिग्गजों को मैदान में उतारने की, उसके लिए कितना इंतजार हमें करना पड़ सकता है? और जो पार्टियां इस वक्त संशय में हैं कि किस पार्टी का प्रत्याशी, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, कितना इंतजार बड़ौदा के लोगों को करना पड़ सकता है? शमशेर जी, हर बार चुनाव के अंदर सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि पहले विपक्ष का, दूसरे दल का उम्मीदवार घोषित हो जाए, उसको देख के ही वो अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं जी। ये तो लंबे समय से परंपरा चलती आ रही है, और ये विशेष चुनाव है हरियाणा का, जो ऐसे समय में हो रहा है जब किसान मुद्दा उठा हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि लास्ट के दिनों में ही इसका प्रत्याशी घोषित करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। और स्थिति ये है शमशेर जी, कुछ समय पहले 12 वर्तमान सरकार के 12 पूर्व विधायकों ने एक मीटिंग की, जिसके खिलाफ जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम किसान के साथ हैं, ये किसान विरोधी बिल है, हम किसान के साथ जाएंगे और इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। और जिसका पहला नतीजा कल देखने को मिला, भाजपा की पूर्व सरकार में सीपीएस रहे श्याम सिंह राणा ने किसान विरोधी होने के कारण सरकार से, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब वो सरकार में नहीं है, मगर भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसी कड़ी में सुनने में आ रहा है कि कुछ और भी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, अभी हमारे दीप कमल जी कह रहे थे कि बड़ौदा विधानसभा में विकास नहीं हुआ, तो हम ये तो एक साल से इनके साथ जुड़े हैं, जेजेपी के दल वाले। पर अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा का एक नारा था सबका साथ सबका विकास। 5 साल पीछे रहे तो सबका साथ सबका विकास में बड़ौदा विधानसभा क्यों छूट गया? भले ही वहां विपक्ष का एमएलए था, जब का सबका साथ सबका विकास है तो फिर वहां भी पूरा विकास होना चाहिए था, वहां भी कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी, जिसकी घोषणा अब हो रही है। तो जनता वहां जागरूक है, जो समझ सकती है कि ये चुनावी आकर्षण है और इसका नतीजा क्या होगा क्या नहीं होगा। और हमारा अब ये मानना है कि किसान पिपली कांड जो हरियाणा में हुआ है, जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, भाजपा सरकार के नेता और मंत्री कहते हैं वो किसानों से माफी मांगते हैं, जेजेपी के नेता किसानों से माफी मांगते हैं। तो इनमें आपस में ही विरोधाभास है, जेजेपी और बीजेपी में, सरकार और संगठन दोनों में ही विरोधाभास है। तो इसका जो सीधा सीधा फायदा अगर चुनाव में मिलेगा तो विपक्षी कांग्रेस को
मिल सकता है। इस पिछली कांड से पहले शमशेर जी हम ये कह सकते थे कि भाजपा और जेजेपी का कैंडिडेट वहां से जीत सकता है, सरकार जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उन्हीं का लगभग कैंडिडेट जीतता है। पर आज माहौल ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह नेताओं के, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। हल्के में जहां जहां भी जाते हैं वहां पे एमएलए मंत्रियों का, चेयरमैनों का विरोध हो रहा है, खुलकर उल्टा बोल रहे हैं उनके साथ। तो इससे लगता है कि हालात जो हैं वर्तमान सरकार के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि नतीजा कुछ भी आए, चाहे इनके गठबंधन की तरफ आ जाए या उनकी तरफ आ जाए। पर इस समय जो आज हालात हैं, अभी 1 महीने के बाद चुनाव है, 3 तारीख को है, लगभग 1 महीना पड़ा है, तो सरकार जो है कुछ ऐसा करे जिससे किसानों को राहत मिले, तो इनकी चुनाव स्थिति में सुधार हो सकता है। हरियाणा से जेपी दलाल जो भाजपा के प्रभारी हैं चुनाव के, वो पूरा जोर लगा रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम किसानों की फसल जायज रेट पे खरीदेंगे, समय पे खरीदेंगे, उनको समय पे पैसा मिलेगा, और जो ये बिल आया है मंडियां भी चलेंगी और वो बिल भी लागू होगा। सरकार को एक चाहिए था कि जो वो छोटी सी मांग कर रहे हैं उसको पूरा कर देते, पर वो नहीं कर पा रहे, इनकी अपनी सोच होगी। तो इससे अगर सरकार कुछ किसानों के ऊपर मरहम लगाएगी तो चुनाव में इनको फायदा हो सकता है, नहीं तो आज की स्थिति में बीजेपी जेजेपी जो है पिछड़ती नजर आ रही है। भाटी साहब, राणा ओबरॉय जी कुछ अपनी तरफ से जो सियासी समीकरण है क्या बन सकते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। और ये जो इलाका है, ग्रामीण इलाका है, भाटी साहब 1 मिनट, ग्रामीण क्षेत्र है, ये कहा जाता है शुरू से कि शहरी क्षेत्र में जरूर बीजेपी की पकड़ अच्छी रहती है, हमने जींद उपचुनाव में भी देखा था। लेकिन ये अंचल जो है ग्रामीण अंचल है, ज्यादातर यहाँ पर किसान हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसी तरीके की बातें जो ओबरॉय साहब कह रहे हैं, इस तरह की नाराजगी झेलनी पड़ सकती भारतीय जनता पार्टी को, या फिर ये सिर्फ सियासी विरोध है जो आप लोग लगातार कहते आए हैं? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वो लोग हैं जो खेतीबाड़ी किसानी से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जिनके लिए उनकी फसल का सही दाम सही समय पर मिलना महत्वपूर्ण हो सकता है। शमशेर जी देखिए, मैं सबसे पहले राणा ओबराय जी की बात से ही शुरू करता हूँ। पता नहीं उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन कैसे किया। मैं आपके ही खबर फास्ट चैनल का एक पीछे कुछ दिन पहले आपने जब ये डिबेट चली थी, उसमें बहुत सारे किसान नेताओं को जोड़ा था। लगभग ऑन एवरेज लगभग 10 से 12 लोग जुड़े थे, सिवाय 2 लोगों के अलावा एक ने भी विरोध नहीं किया। सबने कहा, केवल एमएसपी की बात पर थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन लगता था, 1 या 2 ने एमएसपी पर थोड़ा कंफ्यूजन जरूर जाहिर किया, नहीं सभी ने उस विधेयक का समर्थन किया। राणा ओबराय जी पता नहीं किस तरह का ऑब्जर्वेशन इस तरह का ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन अब सुनिए कि ये जो विरोध जो नजर आ रहा है हरियाणा प्रदेश में, ये या दूसरी जगह, ये केवल और केवल कांग्रेस सपोर्टेड विरोध है। मैं आपको बताता हूँ आपकी पार्टी के कांग्रेस के नेता जिन लोगों ने आपकी पार्टी से खुद चुनाव लड़ा, एक एग्जाम्पल आपकी पार्टी से भी है, एक आध एग्जाम्पल सर, आपकी पार्टी में भी ऐसे नेता हैं, श्याम सिंह राणा को आप भूल जाते हैं क्या? पूर्व विधायक रहे। उनके ऊपर भी आता हूँ कि अभी कल फरीदाबाद में एक जो है वो प्रदर्शन दिखा रहे थे, उसमें नाम आए अखबार में, दिखाया किसानों का प्रदर्शन, और सारे के सारे वो व्यापारी हैं। एक एक नाम वाइज मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मतलब कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी वो झूठा मुखौटा लेके विरोध कर रहे हैं जो 2012 में समर्थन करते थे। 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक कमेटी बनी और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी थे, उन्होंने समर्थन किया। इसलिए ये झूठ का ताना बाना किसान समझता है, ये सारे जो है केवल और केवल एक झूठ का ताना बाना है। कहते हैं मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी नहीं रहेगा। आज मंडी में खरीद भी शुरू होगी है, एमएसपी भी लागू है। किसी की पेमेंट, कोई पिछली पेमेंट है, बकाया ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर डिस्प्यूटेड रह गया है तो वो पेमेंट से भी दी जा रही हैं और सरकार ने दी है सबको। कोई भी कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये केवल और केवल कांग्रेस स्पॉन्सर्ड डिस्प्यूट है, विपक्ष का दिखाया हुआ। ये आप मानकर चल रहे हैं हुकुम सिंह भाटी जी, आपको ऐसा लगता है कि ये किसान नहीं है? हुकुम सिंह जी 1 मिनट,
हाँ ये देखिए बिल्कुल झूठ और गलत एक बातें मिनट हैं। सिंगला साहब, सुनिए एक जरा, मिनट सुन लो। सिंगला साहब, अजय जी सुन लीजिए, सिंगला आपकी साहब बात पर पूरी मैं होने आता दें, हूँ। बात पूरी होने अभी दें। हाँ। आप कह रहे थे, मैं पहले 12, वो जो आप नाम लिया आपने 12 विधायक, अभी तक एक भी विधायक ने सिवाय श्याम सिंह राणा व्यक्तिगत कारणों से, क्योंकि उनको टिकट नहीं दी, ये उनकी व्यक्तिगत एक उनके मन की क्रिया थी, प्रतिक्रिया थी, जो उसमें उन्होंने रिजाइन तो किया एक साल तक और अपने इंतजार को अब करेंगे भाटी किसान साहब? नेता जोड़ रहे हैं। अगर किसानों से संबंधित ही बात करनी थी एक तो साल आज तक से एक इंतजार साल करेगा पहले कोई क्यों नेता? नहीं की उन्होंने? इसलिए नाराजगी ये नाराजगी कहीं कोई मामला नाराजगी नहीं है। आपको नहीं लगता कि नाराजगी ज्यादा लंबी खिंच गई? एक साल तक इंतजार करेगा कोई नेता इस्तीफा देने के लिए? नहीं, तो उन्होंने कभी कभी नाराजगी दिखाई नहीं, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी या प्रदेश अध्यक्ष जी को कभी बात करने की कोशिश नहीं की। अब कोई आदमी अपने व्यक्तिगत कारणों से रिजाइन कर रहा है तो उसको किसान आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहिए। एक भी उनका एक्ट और कंडक्ट किसानों के हक में नहीं था, एक भी उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। क्या एक दिन में ही इतना बड़ा गुस्सा हो गया कि किसानों के हक में काम सरकार नहीं कर रही है? ये केवल और केवल व्यक्तिगत कारण है। दूसरी बात, मैं अब इन अजय जी की बात पर आता हूँ। ये कहते हैं जरा वो काम बता दें। ये पिछले चुनाव में भी हमें काम पूछते थे, ये जींद के चुनाव में भी काम पूछते थे, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और हमने अपने कामों को गिनवाया और उन्हीं कामों के आधार पर जींद चुनाव जीता, विधानसभा जीती, लोकसभा जीती और बड़ौदा का चुनाव फिर जीतेंगे। दूसरी बात, अभी यानी आप ये कहते हैं, हुकुम सिंह जी, आप ये कहते हैं, हुकुम सिंह जी, मैं और मेहमानों के पास भी जाऊंगा, आपका ये दावा है, आपका ये दावा है कि किसान हमारे साथ हैं और इस चुनाव में हमारी जीत पक्की है, विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, आपका ये कहना ठीक है? ठीक है, निश्चित तौर पर। और हाँ। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, अपने को जिंदा रखने के लिए कर रही है। इनके पास लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। नहीं तो ये शमशेर सिंह सुरजेवाला और उनके बेटे और उनको वही इनके पास नेता थे क्या? इन्होंने रणदीप सुरजेवाला को जींद में लड़ाया, इनके पास क्या कोई और नेता नहीं था? इसलिए ये केवल और केवल कांग्रेस का दिखावा है, विपक्ष का दिखावा है, उनके पास मुद्दे नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता दल इसको दीप कमल जी, इसको चुनाव को जीतेगा और दीप काम कमल के जी, आधार सियासत पर जीतेंगे। इस वक्त पूरे देश में सियासी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में है लगातार विरोध कर रही हैं, सरकार का कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, और इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में बहुत असर डालती हैं। और हरियाणा में उपचुनाव होना है, यूपी में भी उपचुनाव होना है। हाथरस की घटना वाकई में निंदनीय घटना है, लेकिन इस घटना का जो असर है वो ऐसे लोगों के जहन में तो होगा ही जो कम से कम इन बातों की गहराई से समझ रखते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो हमारे समाज पर एक कलंक हैं, और जो लोग इनका विरोध नहीं करते, जो विरोध नहीं करते, उनका भी लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। आपका इसको लेकर नजरिया क्या है? शमशेर जी, मैं दीप कमल जी से पूछना चाहूंगा। दीप कमल जी, देखिए, मैं जो थोड़ा सा इस पर घटना है उसमें जरा मेरे को समय देना। एक मिनट। किसी को इसमें दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ही निंदनीय घटना है, और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बहुत कड़ी सजा होनी ही चाहिए, और कानून उस पे बहुत कड़ी सजा देगा भी। और हाल के महीनों में, चाहे पिछले 1-1.5 साल में आप देख लो कि बहुत सख्त रुख यूपी की सरकार ने भी, हमने हैदराबाद में भी देखा, और बाकी जगहों पर भी जहां पर ऐसी घिनौनी हरकत किसी ने की है उनको बख्शा नहीं गया है। मैं वापस सोनीपत और गोहाना की तरफ आऊंगा। यहाँ पर भी लॉकडाउन के दौरान 4 युवक थे, जिनमें 2 युवक 2 युवतियां थी, और उन्होंने पुलिस की एक टीम पर हमला करके, जो उनको पड़ताल करने आई थी, उनको पकड़ लिया था किसी गलत अवस्था में, और उनमें से एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। वो चारों के चारों भी 3 दिन के अंदर जेल के अंदर कर दिए थे, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। लेकिन कोशिश हमारे सिंगला जी की, कांग्रेस पार्टी के लोगों की ऐसी होगी कि गोहाना के लोग, बड़ौदा के लोग अपने लोकल मुद्दों पर वोट न डालें, लोकल बातें ना चर्चा में आए। ये ना पूछा जाए कि 10 साल तक उनके नाम पर राजनीति करते रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनको अपनी जेब में डालकर चलते रहे। 10 साल में दिया क्या, किया क्या उन्होंने? सारा कुछ रोहतक में ही लगाना था क्या, या झज्जर में लगाना था? अपने बेटे के लोकसभा क्षेत्र के लिए ही सारा खजाना खर्च करना था, या बड़ौदा में भी कोई एक ईंट लगाई उन्होंने? गिनवाकर देखिए, एक बार पूछ लीजिए 10 साल में कितने काम किए हैं। ठीक है, और अगर छोटा सा पिछले कमेंट 5 सालों में कोई कमी रही है तो उनकी कमी भी मौजूदा सरकार ही पूरी कर पाएगी। विपक्ष में बैठा हुआ विधायक नहीं, सत्ता पक्ष का विधायक ही उस कमी को पूरा करेगा। और हरियाणा सरकार ने, बीजेपी जेजेपी की सरकार ने वो कमी पूरी करने की शुरुआत कर दी है, बहुत तेजी से कर दी है। यूनिवर्सिटी, 2 कॉलेज और
2 हाईवे वहां से बन रहे हैं और नई नई चीजें वहां पर और अनाउंस हो चुकी हैं। जो अगर वहां पर सत्ता पक्ष का विधायक होगा तो बहुत तेजी से परवान चढ़ेंगे। बिल्कुल, अगर जनता को ऐसा नहीं लगा कि बहुत देर कर दी है तो फिर हो सकता है कि जनता मोहर लगा दे आप लोगों की बातों पर। लेकिन मैं अजय सिंगला जी आपसे जानना चाहूंगा, सिंगला साहब, लगातार 10 साल तक आपकी पार्टी की सरकार रही, लेकिन बहुत कुछ बड़े की बात जो जननायक जनता पार्टी कर रही है वो इस इलाके को मिला नहीं, मिलना चाहिए था। गांव एक भी नहीं, एक मैं भी चीज बता दें सिंगला साहब सीट के लिए छोटा सा कमेंट सिंगला साहब, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूछ लेते हैं। सिंगल सुनिए हाँ, सुनिए शमशेर जी, जितना समय इनको दिया है मुझे सिर्फ आधा दे दो, एक एक चीज का जवाब दूंगा मैं आपको। 30 सेकंड है सर, मुझे कार्यक्रम संपन्न करना। आप दोनों जजपा के हमारे आदरणीय और भाजपा के आदरणीय बिल्कुल बराबर बैठे हैं। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे देना। नहीं, काम गिनवाइए ना, किसानों पर फिर से प्रश्न करेंगे। आप काम मैं आपके सवालों का जवाब नहीं आप क्या सिंगला साहब केवल क्षणिक जो मुद्दा है, क्या किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ? एक काम बताइए, जवाब मैं दूंगा। क्या किसानों पर लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ? सिंगला जी सिर्फ एक काम बताइए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कमल जी एक जवाब दीजिए। आप सिर्फ एक सवाल शमशेर नहीं, इनके पास जवाब लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? इनके पास जवाब नहीं है। दावे से एक काम नहीं बता सकते, मुद्दा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, जवाब एक जवाब दे दीजिए अपने पहले दे तो दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा जवाब। आप एक काम गिनवा दीजिए बड़ौदा का, अगर कांग्रेस एक काम गिनवा दीजिए। सामना किया होता, आप सुनिए मेरे बात का जवाब देने का एक काम गिनवा तो दीजिए, बताइए तो सही। कोई स्कूल का नाम ले लीजिए, कोई सड़क का नाम ले लीजिए, कोई पावर स्टेशन का नाम ले लीजिए, कोई नाम तो लीजिए। 10 साल सामना किया होता तो पिछले 5 साल में कांग्रेस का एमएलए ना होता वहाँ पे। अगर भाजपा ने इसका जवाब दे दूं, आप तो फेल हो गए, आप तो फेल हो गए, आप तो जवाब दे नहीं पाए। गलत बात, एक काम आपके पास क्या बोला, ये गलत बात, एक भी काम आपको याद नहीं है। सिंगला साहब जवाब मैंने आपसे सवाल किया, आपका काम बताइए, मैंने पूछा आपसे काम बताइए। काम नहीं हुआ वहाँ पे। सिंगला साहब मैंने काम क्यों पूछे आपसे, काम बता दीजिए आप 10 साल में आपने क्या किया, वही तो जानना चाहते हैं। चैलेंज कर रहा हूँ फिर से, एक काम सिर्फ पर लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ? ठीक है, ये बात तो बहुत दिन से हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और अगर ऐसा लगेगा किसानों को कि लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनकी फसलों का सही दाम मिला नहीं है, ओबराय साहब माफी चाहूंगा आपसे, वक्त मेरे पास और है नहीं। इस प्रकार के मुद्दों को लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे और ये चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव हरियाणा के सियासत के साथ साथ देश की सियासत पर भी कुछ न कुछ असर डालेगा। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है और इस पूरे प्रकरण को लेकर सत्ता पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है और उम्मीदवार कब तक मैदान में आ जाएंगे, सवाल अभी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंगला साहब, भाटी साहब आपका भी, सारन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ओबराय साहब आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक तरफ किसानों की बात हो रही है, हाथरस मसले को लेकर बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी कहती है किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ, हाथरस की घटना निंदनीय है। लेकिन उधर बीजेपी जेजेपी का ये कहना है कि अगर 10 साल में कोई काम किया है सरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ और जब उनकी सरकार रही तो एक काम भी गिना दीजिए। अब देखना होगा कि उन कामों को लेकर जनता वोट करेगी, कृषि कानूनों को लेकर जनता वोट करेगी या फिर हाथरस वाले मसले को लेकर लोगों में कोई नाराजगी है। ये क्या कुछ अहम करेंगी चीजें, ये आने वाले 3 नवंबर को देखने को मिलेगा। और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हमारी जो चर्चा है वो लगातार जारी रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।